आज की एक क्लास और आपका 10 नंबर का एक टॉपिक तैयार। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण में आता है, निबंध लेखन। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको निबंध लेखन पर कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि निबंध आपको कितने वर्ड में लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, और उसकी रूपरेखा कैसे लिखनी है, उसका प्रारूप क्या होगा। और इसके साथ ही साथ हम एग्जाम में आने वाले, हर साल आने वाले सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स जिन पर निबंध पूछे जाते हैं, हम उनको भी देखेंगे, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस तरह के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक और हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कैसे निबंध लिखना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले निबंध से, जो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आज के साथ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है हर एक क्लास के लिए और हर एक साल पूछा जाता है, इसीलिए इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं तैयार करके जा रहे हैं तो एक बार सिर्फ इसको देखकर तो जरूर जाइए, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए, जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण और बेरोजगारी समस्या मतलब टॉप 5 निबंध इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक निबंध को आसानी से समझिए। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, पर्यावरण प्रदूषण। तो फिर आइए देखते हैं क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण और इस पर हम एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले आप उसकी रूपरेखा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको किसी भी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, इस तरह करके आपको उसका प्रस्तावना या फिर उसका अर्थ समझाना होता है। उसके बाद में अगर उसका कोई लाभ है या हानि वाला कोई टॉपिक है तो आप उसे कवर लिख सकते हैं कि इसके लाभ, इसके हानि, इस तरह करके। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, इस तरह करके आप छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, एक अच्छा निबंध तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको लाभ और हानि दिया होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको प्रकार, उसकी समस्या और उसका समाधान लिखना होता है। ठीक है, तो उसका आप हेडिंग उस निबंध के अनुसार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण दिया हुआ है तो इसके लिए हम जो हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रस्तावना यानी इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम लिखेंगे इसके प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इस तरह करके। उसके बाद में इससे लिखेंगे कि इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, और अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। और जैसे अगर बेरोजगारी पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसके कारण क्या है और उसका समाधान लिखेंगे। उसी तरह जो विज्ञान है तो उस पर क्या लिखेंगे कि इससे क्या क्या लाभ हो रहा है और इससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं। इस तरह करके हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पर्यावरण प्रदूषण को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी स्वच्छ वातावरण ही जीवन का आधार होता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। ठीक है, जब वातावरण में कोई हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, समझ में आया क्या होता है प्रदूषण। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो आसान लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। आप ये भी करके लिख सकते हो कि प्रदूषण का अर्थ, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, या फिर स्वच्छ वातावरण ही मानव जीवन का आधार है। उसके बाद में आप इतना, ये 4 लाइनें ये ना लिखकर आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जब पर्यावरण में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो उससे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। अवांछनीय पदार्थ का इसमें क्या मतलब है, अवांछनीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, जिसे हम नहीं चाहते कि हाँ पर्यावरण में मिले, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं तो पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि इसका जो कारण है, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सबसे मेन कारण है जनसंख्या में वृद्धि। आप इसे पर्यावरण प्रदूषण का जब कारण हेडिंग बनाएंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिक प्रगति, जो बड़े बड़े उद्योग और कारखाने स्थापित हो रहे हैं, उनसे कैसे हो रहा है, उनसे उनके जो कारखानों से निकलने वाले धुएं से होता है वायु प्रदूषण, और उनके जो रासायनिक पदार्थों से निकलता है जो भी कार्बनिक रसायन, उससे क्या होता है जल प्रदूषण। इस तरह ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तथा उसके बाद में क्या है, इन्हीं ने पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। इतना आप लिख देंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, कि इसका हमने इंट्रोडक्शन दे दिया
अब हम लिखना शुरू करते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। अगर आप ये रासायनिक प्रदूषण ये जल प्रदूषण में ही आ जाता है तो इसे आप नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये तीन आप बता देंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद में आप एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो मैं तीनों ही प्रदूषण का सबसे आसान और सबसे इजी लैंग्वेज में एक ही डिफिनेशन में आप इसे तीनों को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि जो वायु प्रदूषण है वो मानव जीवन का आधार है, और जब वायु में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। जब जल प्रदूषण पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि जल सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, और जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है, इसे कहते हैं जल प्रदूषण। इसी तरह आप ध्वनि प्रदूषण का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होता है वायु प्रदूषण, इसे डिटेल्ड में समझते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। आपको पता है कि वायु में जो गैसें होती हैं एक विशेष अनुपात में होती हैं। जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, इस तरह करके गैसें जो होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। और जब इनकी मात्रा में वृद्धि होती है या फिर कमी हो जाती है, जब अनुपात इनका बिगड़ जाता है तो उसी से होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, इस तरह करके उसके बाद में आप क्या लिखोगे, जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। यानी हम छोड़ते हैं वो चीज़ वो लेते हैं, और जो चीज़ वो छोड़ते हैं वो चीज़ हम ले लेते हैं, इससे क्या होता है संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण का जो सबसे मेन कारण है, जो इसका रीजन है वो है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के कारण ही जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं वो सब मनुष्य के कारण ही हो रहे हैं। मनुष्य ही वायु प्रदूषण कर रहा है, और मनुष्य ही जल प्रदूषण कर रहा है, और मनुष्य ही ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, इनमें पेड़ पौधों का कोई भी योगदान नहीं है इसको फैलाने में। ठीक है, सब ये हो गया हमारा वायु प्रदूषण। अब हम समझते हैं क्या होता है जल प्रदूषण। ठीक है, क्या लिखेंगे, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो जल ही जीवन है, ऐसा कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो अपनी जड़ों से जल को सोखते हैं और अपने भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो भी अपना जो भोजन होता है जल के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और गैसें घुली रहती हैं। ठीक है, जो जल में होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होती हैं जल में घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है, और यही होता है जल प्रदूषण। जब जल में जो गैसें होती हैं, जो उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब उनका क्या होता है अनुपात जो है बिगड़ जाता है। आप यही लिख सकते हैं दोनों में कि जब जल में उपस्थित इनका रासायनिक तत्वों का जब अनुपात बिगड़ जाता है तो जल प्रदूषण होता है। और क्या हमने बताया था कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु में उपस्थित गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। आप यह लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आ जाता है आपका पर्यावरण का तीसरा प्रकार, अर्थात ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है या फिर जन्म दिया है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से क्या होता है, तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी आपकी सुनने की जो क्षमता होती है वो घटती है, और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जो ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती है। ठीक है, ये समस्या तो होती है, और शादियों के दिनों में तो अक्सर होती रहती है, क्योंकि शादियों के दिनों में जो डीजे उजे होते हैं बजते हैं तो रात भर सोने नहीं देते। इनसे क्या होता है, अनेक प्रकार की
बीमारियां पैदा हो जाती हैं और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक उत्पन्न हो सकते हैं या फिर मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये लिखोगे आप ध्वनि प्रदूषण में। तो हमने इसके प्रकार को भी देख लिया। अब हम समझते हैं कि इसके कारण क्या है, किन किन कारणों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है आखिर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रदूषण के कारण, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि। यानी हमने इसको पहले ही बताया था कि विश्व की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जैसे सुरसा का मुंह था ना, बंद नहीं हो रहा था और बड़ा ही होता जा रहा है, उसी तरह जो आज की जनसंख्या है वो बड़ी होती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। अगर एक घर में एक आदमी के 5 बच्चे हैं, अगर उसकी सैलरी कम है, ठीक है, 10,000 अगर महीने का कमाता है, तो पाँचों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। लेकिन उसके पास 1 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो उन्हें वो अपनी सैलरी से एक अच्छी शिक्षा दे सकता है। इस तरह क्या होता है, जो उनकी आदमी की सुख सुविधाएं उनका ह्रास होता है। ठीक है, और इसके लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं अंत में कि जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि विश्व में जनसंख्या में होने वाली तेज़ी से होने वाली वृद्धि है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मेन कारण। उसके बाद में जो हम अगला कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण। ठीक है, अब जो पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विज्ञान। विज्ञान जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि विज्ञान के निबंध में भी आप इस बात को लिख सकते हैं उसकी हानि में, कि जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है विज्ञान। इसके बाद में क्या लिखा है, विज्ञान के आविष्कार से जहाँ मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, जो विज्ञान से नई नई चीज़ें आविष्कार होती जा रही है जिससे मानव का जीवन सुगम हो गया है, उसी तरह वहीं कहीं कहीं पर मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान से अगर लाभ हुआ है तो उससे हानि भी हमें हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में हमें पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, विज्ञान। तो हमने पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को अच्छे से समझ लिया और उसके कारण को अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इसके निवारण के बारे में, कि पर्यावरण प्रदूषण का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके कारण है अगर हम उनको रोक लें तो हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं आसानी से। जैसा कि हमने कारण में क्या बताया था कि सबसे बड़ा कारण है वो क्या बताया था हमने, जनसंख्या। तो हम अगर जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें तो हम पर्यावरण प्रदूषण को सीमित कर सकते हैं। क्या लिखा है कि सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। ये आप लिखोगे कि जनसंख्या पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। उसके बाद में यानी कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहाँ भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है वहाँ पर जल विषाक्त तो हो जाता है अथवा जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इतना आप लिखोगे। उसके बाद में आप लिखोगे निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे निष्कर्ष, बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ ऐसे कारखाने का जल मिलता है वहाँ बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है अथवा जल प्रदूषित हो जाता है। जिन नदियों के किनारे कारखाना स्थित होता है उनमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता है। अब निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, यानी कोई अकेला नहीं, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अतः हमें इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस समस्या को गंभीरता से समझा था। ठीक है, और ये हो गया आपका निबंध खल्लास। ठीक है, ये आपका निबंध पर्यावरण प्रदूषण का निबंध जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में हमने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में, इसके कारण के बारे में, उसके निवारण के बारे में। अब आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, बेरोजगारी का कारण और निवारण। ठीक है, इस तरह करके पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत कर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है, बेरोजगारी आखिर किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बेरोजगारी हम आपको सिंपल शब्दों में बता देते हैं कि जब बेरोजगारी एक स्थिति होती है, वह स्थिति जब कोई व्यक्ति जो होता है वो काम करने के योग्य हो लेकिन उसे काम ना मिले, तो इसी को कहते हैं
कि बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो और उसे काम ना मिले तो इसे ही क्या कहते हैं, बेरोजगारी। तो क्या लिखेंगे कि बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले, तो यही इस स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। चाहे बालक हो, वृद्ध हो, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं हैं और परजीवी हैं वो बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आ सकते। यानी जो काम करने के लिए योग्य ही नहीं है तो उनको बेरोजगार कैसे कहेंगे, हम बेरोजगार उन्हीं को कहेंगे जो काम करने के लिए इच्छुक हैं और काम करने के लिए योग्य हैं और कम से कम दाम पर काम करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, बेरोजगारी। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लिखते हैं, बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप होती है अथवा श्राप होती है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति होती है और दूसरी तरफ युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता का भी प्रोत्साहन मिलता है। आजकल जब क्या होता है कि जब हमारे पास रोज़गार नहीं होता है तो जो युवक होते हैं, आजकल के नवयुवक, वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। आदि अनेक समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही जिम्मेदार है। यानी बेरोजगारी जो है काफ़ी सीमा तक बेरोजगारी ही जिम्मेदार है इन सब के लिए, जो आज के नवयुवक चोरी डकैती की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और फिर क्या लिखेंगे कि बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विष है, यानी जहर है, जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। अब हम क्या लिखेंगे, बेरोजगारी के कारण, इसके किन किन कारणों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में निवारण लिखेंगे इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेरोजगारी का समस्या और समाधान के बारे में लिखेंगे कि बेरोजगारी का जो सबसे प्रमुख कारण है क्या है, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। यानी जो बेरोजगारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। और यही पर्यावरण प्रदूषण का भी सबसे हमने बड़ा कारण बताया था, तो आप दोनों में भी यही लिखेंगे कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद में लिखेंगे कि विगत यानी पिछले कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले क्या थी, जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5% की वृद्धि हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनको देने के लिए रोज़गार नहीं बढ़ रहा है, रोज़गार उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है, जो बाकी की जनसंख्या हो वो क्या होगी, बेरोज़गार ही हो जाती है। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण क्या दिया है कि भारतीय जो शिक्षा है सैद्धांतिक अधिक है। यानी जो भारतीय शिक्षा है इस क्या है, व्यवहारिकता से एकदम शून्य है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमारे कहीं भी काम नहीं आता है। हमें बहुत ऐसी चीज़ें भी पढ़ा दी जाती है, रटा दिया जाता है जो हमारे कभी जीवन में काम ही नहीं आने वाला होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं दिया जाता कि हम कैसे पैसे कमाएं। अगर हम कामयाब नहीं होते, हमारी कोई जॉब नहीं लगती है, तो फिर हम अपने खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में हमें स्कूल में नहीं बताया जाता है, ना तो कॉलेज में बताया जाता है। हमें बस क्या किया जाता है, रटो, पढ़ो और ज़्यादा नंबर लाओ, बस इस पर जोर दिया जाता है। हमें व्यवहारिकता से एकदम शून्य, हम जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है सैद्धांतिक अधिक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान जाता है। ये मतलब कि बस किताबी कीड़ा बनने पर ही ध्यान दिया जाता है कि हाँ बस किताबी कीड़ा बनो, पढ़ो और अच्छे नंबर लेकर आओ। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि पैसे कैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाओ, ठीक है। फलता यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बनकर रह जाते हैं। यानी जो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, करोड़पति बनने का सपना, वो 10-20 हज़ार की नौकरी में ही बनकर रह जाता है। वे निजी उद्योग देश स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाते। अब ये खुद का बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, तीसरा कारण क्या लिखेंगे कि विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं। यानी जो औद्योगिक विकास हो काफ़ी हद तक बढ़ा है, किंतु पूरे देश में, समुचित देश में देश का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, जो रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। और फिर क्या लिखेंगे, हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अर्थात साक्षरता की ही कमी है। अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। ऐसा हमें इसके लिए क्या करना होता है कि हमें जो साक्षर व्यक्तियों को बाहर से बुलाना पड़ता है। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की समस्या हो जाती है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे देशों से जो लोग आकर यहाँ पर हमारे देश में बस जाते हैं,
मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन, आर्थिक साधनों की कमी और आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि होती है। किन किन चीज़ों से? शरणार्थियों के आगमन से, मशीनीकरण के फलस्वरूप, और उसके बाद में श्रमिकों की छटनी, और उसके बाद में श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन और आर्थिक साधनों की कमी, इन सब कारणों से भी बेरोजगारी में क्या हुई? वृद्धि हुई है। देश को बेरोजगारी उबारने के लिए इनका समुचित समाधान नितांत आवश्यक है। हमें इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। अब ये हो गया इसका कारण कि बेरोजगारी को बढ़ाने में किन किन कारकों का हाथ है। अब हम समझते हैं इसके निवारण के बारे में, इसके उपाय के बारे में, इसको रोकने के उपाय के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बेरोजगारी को दूर करने में निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो उपाय दिया गया है, हमने क्या बताया था कि अगर कोई ऐसा निबंध आ जाता है जिसमें कारण और निवारण के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आप उसको कारण वाला, अगर आप कारण तैयार कर लेते हैं तो आप निवारण अच्छे से लिख लेंगे। आप कारण को ही क्या बोलेंगे कि इसको रोक ले तो हमारा इसका निवारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि इसका कारण है तो हम जनसंख्या को रोक लें तो इसका निवारण हो जाएगा। इस तरह करके हम क्या लिखेंगे कि जो सबसे पहला कारण है, सबसे मेन जो इसका उपाय है, क्या लिखेंगे कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण आवश्यक है। यानी अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें तो बेरोजगारी अपने ही आप सीमित हो जाएगी। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उनमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी होगी। यानी जनता को परिवार नियोजन का हमें महत्व समझाना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, और परिवार को अगर सीमित कर लेंगे तो इस तरह जनसंख्या सीमित हो जाएगी, और जनसंख्या सीमित हो जाएगी तो बेरोजगारी सीमित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यानी हमें केवल किताबी कीड़ा ही नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, व्यवसाय प्रधान बनकर भी शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यानी हमें अगर हमारी नौकरी नहीं लग पाती तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास ऐसे कौन से उपाय हैं उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कुटीर उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हीं को कहते हैं कुटीर उद्योग, तो इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी बेरोजगारी सीमित हो सकती है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए, यानी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यानी मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन तथा मुर्गी पालन, इस तरह के उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, तभी बेरोजगारी सीमित हो सकती है। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। यानी अगर हम इन सब अगर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाएंगे, कुटीर उद्योगों के जैसे कृषि और पशुपालन और मुर्गी पालन, तो इससे क्या होगा कि गांव में जो ग्रामीणों में जो बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक सीमित हो जाएगी। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसे कि क्या करना चाहिए, हमें सड़कों का निर्माण करना चाहिए, और फिर रेल परिवहन का विकास करना चाहिए, और पुल निर्माण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर भी बल देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ये सब काम किए जाएंगे तो सड़कों का निर्माण करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, और इससे क्या होगा, जो मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारी कम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे निष्कर्ष, यानी उपसंहार हम लिखेंगे। सबसे अंत में क्या लिखेंगे, उपसंहार, हेडिंग डालेंगे उपसंहार, और क्या लिखेंगे कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा। ठीक है, और कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि जो है हम अनेक कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इससे क्या है, बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। हमने क्या बताया बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगारी क्या होता है, जब वह स्थिति होती है जिसमें कोई इच्छुक व्यक्ति और काम करने के योग्य व्यक्ति कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे बेरोजगार नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण को हमें बताया जनसंख्या और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में बताया जो बेरोजगारी के कारण थी। उसके बाद में हमने इसके निवारण के बारे में बताया। अब हमने इसका निष्कर्ष भी अच्छे से लिख दिया और ये हमारा तैयार हो गया, 10 नंबर का निबंध हमारा पक्का हो गया। ठीक है,
तो इस क्लास में हमने कौन कौन से निबंध बताए, पर्यावरण के बारे में हमने बताया, उसके बाद में बेरोजगारी के बारे में बताया, और अब चलिए हम देख लेते हैं विज्ञान के बारे में। ठीक, के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध आ जाता है हमारा, वो आ जाता है विज्ञान वरदान है या विशाल। पेपर में इस तरह भी करके पूछा जाता है कि विज्ञान के चमत्कार लिखिए या फिर विज्ञान के लाभ और हानि लिखिए। ठीक है, लिखना वही रहता है कि आज का जो विज्ञान का युग है उससे हमें क्या क्या लाभ हुए हैं, और आज का जो विज्ञान का युग है इससे क्या क्या हमें हानियाँ हो रही हैं, लिखना वही रहता है। तो चलिए आसानी से समझ लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखकर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या कहते थे कि जो ईश्वर है वो सभी जगह व्याप्त है, ईश्वर हर जगह है। उसी तरह जो विज्ञान है वो भी अब हर जगह हो गया है, हर जगह व्याप्त है, दुनिया के हर एक कोने में ईश्वर की तरह व्याप्त है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान ना हो, अर्थात विज्ञान मानव जीवन के हर क्षेत्र में है। मानव सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया, मनोरंजन के सुलभ साधन यानी रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सिनेमा, ग्रामोफोन, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान की बदौलत आज मनुष्य जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। पहले क्या होता था, पहले अगर हमें किसी जगह जाना होता था या फिर किसी जगह को हमें देखना होता था, जैसे कि कोई इमारत देखनी है, किसी देश की कोई इमारत देखनी है, तो हमें क्या करना होता था, हमें उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ता था। ठीक है, और उसके लिए भी जाने के लिए भी साधन नहीं होते थे, कई दिन लग जाते थे, कभी कभी तो महीने भी लग जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज हम फ़ोन से भी देख लेते हैं घर बैठे बैठे, और अगर जाना भी होता है तो हम कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं कहीं भी। ठीक है, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। काल की दाढ़ में उलझे कराहते रोगी के लिए विज्ञान नवजीवन का वरदान लेकर प्रकट हुआ है। ठीक है, चिकित्सा के एक से एक साधन विज्ञान उपलब्ध करता है। ये चिकित्सा के लिए पहले क्या होता है, साधन नहीं होता था, अब तो क्या है कि एक की आँख दूसरे व्यक्ति के में लग जाती है, एक का हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ में लग जाता है। अगर एक व्यक्ति के पास हाथ नहीं है तो उसे दूसरे व्यक्ति का हाथ लगा दिया जाता है। इस तरह जो है मानव जीवन सुखमय जीवन बन गया है। शरीर का एक एक अंग, यहाँ तक कि हृदय और आँख तक भी विज्ञान की सहारे ही प्रत्यारोपित किए जाते हैं, यानी कि अदले बदले जाते हैं। अब तो प्रणाली के सहारे सृष्टि सृजना का भी प्रयास किया जा रहा है, और 100 में भी प्राण फूंकने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। यानी जो मुर्दे हैं उन्हें भी जिंदा करने के लिए जो वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं कि मानव को जिंदा कैसे किया जाए। ठीक है, मरने के बाद जिंदा कैसे किया जाए, इसमें भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये रहा विज्ञान का इंट्रोडक्शन। अब हम लिखते हैं इसके लाभ के बारे में, अर्थात वरदान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वरदान है, उसके बाद हम इसके दूसरा टॉपिक लिखेंगे कि अभिशाप के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विज्ञान वरदान है, इसके लिए कौन कौन सी समीक्षाएं इसके बारे में दी गई हैं। ठीक है, क्या टॉपिक लिखेंगे, विज्ञान वरदान है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विज्ञान वरदान है, इसके बाद लिखेंगे कि आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना, आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, शत्रु के नगरों को बर्बाद कर देना, ऐसे ही कई कार्य हैं। यथा विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। इससे क्या हुआ, विज्ञान से जो मानव का जीवन है वो सुखमय बन गया है। तो ये हो गया इसके वरदान के बारे में। इसके वरदान के बारे में अभी हम कुछ टॉपिक्स में बारे में समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों में विज्ञान वरदान का काम कर रहा है और कैसे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं परिवहन के क्षेत्र में। तो क्या लिखेंगे, परिवहन के क्षेत्र में कैसे, परिवहन के क्षेत्र में यानी जो कार मोटरसाइकिल ये सब चलती हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले लंबी यात्राएं ध्रुव स्वप्न सी लगती थी, यानी कठिन लगती थी, मतलब ऐसा लगता था कि कभी हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया। आज हम कहीं भी होते हैं तो अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो कुछ मिनटों में ही पहुँच जाते हैं। पृथ्वी ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना लिए हैं। ठीक है, अभी जो इसरो का चंद्रयान गया है, चंद्रयान 3, आपने देखा होगा कि उस चंद्रमा तक पहुंच गया है। तो इस तरह जो है विज्ञान जो है आज कहीं भी परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। आज हमें कहीं भी जाना होता है तो मिनटों में जा सकते हैं। ये सब लिख सकते हैं कि पहले लंबी यात्राएं हमें करने में समय लगता था और आज हम कई मिनटों में भी जा सकते हैं। यहाँ की चंद्रमा पर भी हमने पहुँच बना ली है। उसके बाद में लिखेंगे संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में क्या लिखेंगे कि टेलीफोन, टेलीग्रामर, टेलीप्रिंटर आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। पहले क्या होता था, समाचार जब कोई दिया जाता था तो चिट्ठी के द्वारा दिया जाता था, तो क्या होता था, कई दिनों में पहुंचता था। अगर घर का कोई समाचार अगर विदेश में भेजना है कि अगर घर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो कई बहुत दिनों में पहुँचता था, तब तक बहुत देर हो जाती थी। ठीक है, और आज क्या होता है, आज हम एक फ़ोन में
तुरंत ही बता सकते हैं हाल चाल अपना। तो इस तरह जो संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है। उसके बाद में लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, पहले क्या होता था, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जन समूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। पहले क्या होता था, जब किसान को खेत जोतना होता था तो एक खेत को जोतने के लिए भी कई दिन लग जाते थे जब वो बैल से जोतते थे। लेकिन आज विज्ञान की वजह से जो मशीनें बन रही हैं, ट्रैक्टर बन रहे हैं और जोतने वाली जो मशीनें हैं, इनसे क्या होता है, कुछ ही घंटों में क्या होता है, पूरे खेत को जोता जा सकता है। तो इस तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी विज्ञान ने उन्नति की है। और उसके बाद में हम लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में। क्या हेडिंग डालेंगे, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में उसके बाद में लिखेंगे कि ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, अभी जो हमने बताया, रासायनिक खाद एवं बीजों की नई नई किस्मों ने किसान को उत्पादन में बहुत बढ़ाया, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो पाया, वरना ऐसा नहीं हो पाता। ज़्यादा अनाज उत्पन्न नहीं हो पाती, आधी से ज़्यादा जनसंख्या भूखी ही मर जाती। लेकिन विज्ञान की वजह से सभी का जो है पेट भरना संभव हो पाया है। फिर लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास ने क्या की है, इस क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, मनोरंजन के क्षेत्र में। आप सिर्फ इनके हेडिंग को तैयार कर लीजिए और हर हेडिंग के अगर आप 1 से 2 लाइनों में लिख देते हैं तो भी आपका जो है 2-3 पेज आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इनके हेडिंग को आसानी से समझ लीजिए, सब तो आप अपने आप लिख ही लेंगे। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, उसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे लिखेंगे कि चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। VCR, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि इस दिशा में सहायक सिद्ध हुए हैं। आप जानते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। उसके बाद में लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि औरखें और अपंग को अंग मिलना अब असंभव नहीं लगता। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर प्राणघात रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज अगर कोई अंग हमारा जो है कट जाता है या फिर नहीं रहता है, तो आज अगर किसी व्यक्ति के हाथ नहीं होता तो वह अपने हाथों में दूसरे व्यक्ति का हाथ लगवा सकता है। उसके पास आँख नहीं है तो वह दूसरी आँख भी ले सकता है। आज ये सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। यानी हमने क्या समझा, हमने समझा कि विज्ञान हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 200 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य का विज्ञान मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा। इसीलिए विज्ञान को वरदान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो ये रहा विज्ञान के पक्ष में। ठीक है, इसके वरदान के बारे में, इसके लाभ के बारे में, जो विज्ञान का रोल रहा है हमारे अपने जीवन में। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक अभिशाप। विज्ञान के वजह से कौन कौन से अभिशाप हैं और कौन कौन सी हमें हानियाँ हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वैज्ञानिक अभिशाप के 2 रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों से संबंधित है। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों जीवों को संहार कर सकते हैं। विज्ञान ने क्या किया है, बम बना दिए हैं, परमाणु बम बना दिए हैं और अनेक से अनेक टैंक, शस्त्र, इस तरह के जो है अस्त्र शस्त्र बना दिए हैं, जिससे क्या होता है कि एक ही क्षण में कुछ ही क्षण में कोई भी देश तहस नहस हो जाता है। और फिर क्या लिखेंगे, विज्ञान से क्या हुआ है, इन वनों की विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण भी प्रदूषण हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। वैज्ञानिक अभिशाप के अप्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, आज वो भी दूर होती जा रही है हमसे इन विज्ञान के कारण। वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं जो कम व्यय, थोड़े श्रम और अल्प समय में अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु को तैयार कर देते हैं। इस प्रकार श्रमिक की निजी कला का ह्रास हो जाता है। पहले कोई भी वस्तु बनानी पड़ती तो क्या होता था, आदमी अपने हाथों से बनाते थे। ठीक है, और आज क्या होता है, मशीनें बनाती हैं, तो उनके क्या होता है, जिनकी कला है उसका ह्रास होता है। ठीक है, उनकी रोजी रोटी पर भी अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आज जो है मजदूरों का स्थान क्या है, मशीनों ने ले लिया है, तो अब इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव उनकी रोजी रोटी पर भी पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है, मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है और आज जो मनुष्य है विज्ञान पर ही निर्भर है। वह मशीनों का गुलाम हो जाता है। अगर कोई भी काम करना होता है तो क्या करता है, वह मशीनों को उससे ही करवाता है, खुद नहीं करता। दूसरी ओर श्रमिकों में बेकारी बढ़ती जाती है। छोटे छोटे उद्योग में
समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक और विज्ञान हमारे कल्याण का उपासक है, ठीक है। यानी एक तरफ जो क्या है विज्ञान से हमें लाभ भी हो रहे हैं, तो एक तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ विनाश का कारण भी है विज्ञान, दूसरी तरफ हमें इसके हानियाँ भी हो रही हैं। किंतु सारे विनाश के लिए तो विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी हर एक विनाश के लिए विज्ञान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान एक द्विधारी तलवार की तरह है। विज्ञान एक द्विधारी तलवार की तरह है जिससे शत्रु का भी गला काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी विनाश किया जा सकता है। यानी विज्ञान का दोष नहीं है इसमें मनुष्य के ही असंकृत मन का दोष है कि हम इसे किस तरह से प्रयोग करते हैं विज्ञान को। तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं, इसमें भी मनुष्य का ही दोष है। यदि हम अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दें, अपनी सही दिशा में लगाएं, तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है। किंतु जब तक मनुष्य उस पीढ़ी पर नहीं पहुंचता, तब तक विज्ञान में जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। यानी जो विज्ञान से जो कुछ भी हो रहा है वो सब मनुष्य ही करवाता है और इसे ही क्या कहते हैं, उसका अभिशाप कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा विज्ञान के चमत्कार, यानी विज्ञान के वरदान और अभिशाप के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 निबंध डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि पर्यावरण के बारे में, उसके बाद हमने समझा बेरोजगारी के बारे में और तीसरा विज्ञान के बारे में। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस पीडीएफ में आपको वो भी दे दूंगा जब मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दूंगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब इसे आप आसानी से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसमें जो आपको चौथा जो दिया जाएगा निबंध वो होगा अनुशासन पर, छात्र और अनुशासन के बारे में, ठीक है। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक ना एक मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको चौथा जो है वो हमने इसके साथ में दे दिया है, उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, अनुशासन के बारे में, छात्र के जीवन में अनुशासन के बारे में, ठीक है। तो फिर चलिए, हमारा 10 नंबर का जो काम है आज हमारा हो चुका है। फिर हम मिलते हैं इसी तरह के मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।